नमस्कार। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, यूनिट 3, लेसन 2, मोरल डेवलपमेंट। इससे पहले हम जो वीडियो जो हमने आपने देखी होगी, वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी और मैंने उसमें डिस्कस की आपके साथ सोशल डेवलपमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई है। तो इसी तरह से अब आगे बढ़ते हुए हम एक और डायमेंशन डेवलपमेंट का, जो कि मोरल डायमेंशन है, उसकी बात करेंगे। और मोरल डायमेंशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पियाजे और कोहलरबर्ग की थ्योरी की। जिस तरह से सोशल डेवलपमेंट में एरिक एरिक्सन का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है, उसी तरह से मोरल डेवलपमेंट में यदि सबसे प्रमुखता से किसी का नाम आता है तो वो कोहलबर्ग का आता है। लेकिन इसके साथ साथ पियाजे भी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या फिर हम बात करें जनरल पर्सपेक्टिव से, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मॉरल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड और बियॉन्ड की बात करेंगे। थ्योरीज हम पियाजे और कोहलबर्ग की पढ़ेंगे। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट करेंगे। स्टेजेस क्या है मॉरल डेवलपमेंट की, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या हैं, और साथ साथ एजुकेशनल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं टू प्रमोट मॉरल डेवलपमेंट। तो दिस इज मी युद्धवीर टंडन और मैं आपके लिए ये वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियोस फॉर यू। हेलन केलर का एक कोट यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, जो कि मुझे बिल्कुल उचित महसूस हो रहा है इस पूरे टॉपिक के कंटेक्स्ट में। द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, हेलन केलर। तो हेलन केलर, जो कि एक नॉन रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, एजुकेशन में भी उनका काम है और बहुत से फील्ड्स में डाइवर्स उनका काम रहा है, तो उन्होंने कहा है कि जो हाईएस्ट रिजल्ट है एजुकेशन का वो है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जो है वो कहीं ना कहीं मॉरल डेवलपमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है या इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। इसके बारे में हेलन केलर ने बात की है। तो विद दिस नोट लेट्स बिगिन मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मोरल फाउंडेशंस एक इंफोग्राफिक मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। देखिए, अब इसको देखते देखते हम साथ में आगे बढ़ेंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे स्लाइड को। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अदर्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन अ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, लॉज एंड रूल्स। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चा डेवलप करता है प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर, किसके प्रति? सोसाइटी, समाज के प्रति। और ये जो एटीट्यूड और बिहेवियर है ये किस पर आधारित होता है? समाज में और संस्कृति में उस समय पर जो निर्धारित नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सिद्धांत और रूल होते हैं, उन पर आधारित होता है। तो कोई भी सोसाइटी है उसमें फेयरनेस, केयर, सेंसिटी, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी, ये कुछ ऐसे लॉज हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं जो मोरल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स कहे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन शेपिंग एथिकल वैल्यूज, फेयरनेस, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ वैल्यूज जो यहाँ पर नहीं है वो भी यहाँ मैंने इंक्लूड की हैं कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये शेप होती हैं विद मॉरल डेवलपमेंट। यानी एक बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट हुआ है और अगर अच्छे से हुआ है तभी उसमें ये वैल्यूज होंगी, और इन वैल्यूज को डेवलप करना है तो उसके लिए मॉरल डेवलपमेंट जरूरी है। तो वाइस वर्सा यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कार्ल जुंग एक बड़े ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। वो कहते हैं कि चिल्ड्रन आर एजुकेटेड बाय व्हाट द ग्रोन अप इज एंड नॉट बाय हिज टॉक। एक बार फिर से इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प डेफिनेशन है। चिल्ड्रन आर एजुकेटेड बाय व्हाट द ग्रोन अप इज एंड नॉट बाय हिज टॉक। जो बड़ा व्यक्ति उसके सामने है, ग्रोन अप है, मैच्योर्ड पर्सन है, वो कैसा है, वो क्या है, इससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं, उसके व्यवहार से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ना कि उनकी बातों से। यदि बातें वो एम्पैथी की करें, फेयरनेस की करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की करें, ठीक है, और लेकिन एम्पैथी नाम की कोई चीज ना हो, किसी को समझे ना, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर हो, तो बच्चे कभी भी मॉरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, इन वैल्यूज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ऐसा मानना था कार्ल जुंग का।
आइए आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आती है ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट का कोई भी एस्पेक्ट हो, मोरल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, वो ग्रेजुअल होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। डेवलपमेंट के सिद्धांतों में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और कॉन्टिन्यूस है। अगर पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस ही ग्रेजुअल है और कॉन्टिन्यूस है तो मोरल डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल से अछूता नहीं रह सकता। मोरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो मोरल डेवलपमेंट है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है हमारे भावनात्मक और मानसिक या संज्ञानात्मक पक्ष से, उसके विकास से। अगर ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है तो बच्चा चाहकर भी सोशल नहीं हो पाएगा। यदि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें कोई डिसेबिलिटी है, जैसे एडीएचडी है, तो वो बच्चा चाहकर भी जो है वो मोरालिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि उसका जो ब्रेन है इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ फॉर बीइंग मॉरली डेवलप्ड। और इसी तरीके से जो इमोशनल है, अगर इमोशंस बच्चे के सही नहीं है, he is still in the stage of emotional upheavals, then how can we even think of that the student who is basically emotionally unstable will be, morally developed? So it is also very much impossible. नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग राइट वर्सेस रॉन्ग। जो मॉरल डेवलपमेंट है इसमें सही और गलत की समझ शामिल है। यदि कोई बच्चा स्वयं को मोरली डेवलप कह रहा है या लर्नर को हम कह रहे हैं कि वो मोरली डेवलप हो चुका है, बट बेसिकली ही इज नॉट हैविंग द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, देन वी माइट बी रॉन्ग, बिकॉज it doesn't mean that a person is morally developed, but still he is not being able to differentiate between what is right and what is wrong. तो इसी तरह से आगे है कि इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एम्पैथी। हमने पीछे वैल्यूज में भी बात किया था। कॉन्शियसनेस नहीं है, यहाँ पर है कंसाइज है, कॉन्शियस है। इसमें जो है वो एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल है। अगर एम्पैथी बच्चे में डेवलप नहीं हुई है अच्छे से तो हम ये मान नहीं सकते कि वो बच्चा मॉरली डेवलप है। तो ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। इट वेरीज अक्रॉस कल्चर्स एंड फैमिलीज। जो मॉरल डेवलपमेंट है वो हर कल्चर में एक जैसी नहीं होगी। what is considered a moral behavior in a particular culture may not be considered moral in another culture. So it is culture specific, it is context specific and it is time specific. बहुत समय पहले जो नैतिकता के सिद्धांत हुआ करते थे, जरूरी नहीं कि आज भी वो नैतिकता का सिद्धांत हो। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो बड़े समय पहले सती प्रथा प्रचलन में थी और उस समय पर ऐसा माना जाता था कि ये हमारा कल्चर है। लेकिन जैसे जैसे उस कुरीति का उन्मूलन हुआ, उसको अपरूट करके फेंक दिया गया, आज के समय में इसे मॉरल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं माना जा सकता या मॉरल डेवलपमेंट का एक पैरामीटर या ट्रेड नहीं माना जा सकता। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, सोसाइटी एंड कल्चर, एज, सेक्स, जेंडर, बहुत से। इस वेन डायग्राम की सहायता से आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और एक पर्टिकुलर कॉमन शेयर एरिया भी इनका है जिसमें ये सब जो है वो मिल करके भी इफेक्ट करते हैं मॉरल डेवलपमेंट को। अब देखिए फैमिली एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। अगर फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा है, फैमिली मॉरल है, फैमिली में मॉरल वैल्यूज को जो है वो हाई रिगार्ड दिया जाता है, तो बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है। इसी तरह से जो पीयर इन्फ्लुएंस है बच्चे का वो कैसा है, अगर उसकी कंपनी अच्छी है, कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरह से यदि किसी गंदी मछलियों के तालाब में कोई बच्चा चला जाता है और उस पीयर इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो मॉरल डेवलपमेंट उसकी हैम्पर होगी ही होगी। एडुकेशन एंड टीचर्स, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, क्या शिक्षा नैतिक मूल्यों को समावेश करती है या नहीं, क्या शिक्षा ऐसे मूल्यों को समाहित करती है जो नैतिकता के बेस पर बने हुए हैं या नहीं।
अगर नहीं तो ऐसे में मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरी तरफ टीचर्स का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो एजुकेशन के एजेंट हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स, आप किस रिलीजन में पैदा हो रहे हैं और उस रिलीजन को आपको किस तरह से सिखाया जा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी मॉरल डेवलपमेंट कैसी होगी। यदि नैरो सेंस में रिलीजन की एजुकेशन दी जाएगी तो दैट रिलीजियस एजुकेशन विल डेफिनेटली हैम्पर मॉरल डेवलपमेंट। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ we will think of religion as a way of life, as a living, as a way of living, तो उस तरह से हमें moral development जो है उसमें धर्म का बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। धर्म जो है वो दिए में तेल की भांति है। हमारा शरीर जो है वो अगर दिया है और उस दिए में जो बाती है वो हमारी आत्मा है, तो उस दिए का तेल ये मॉरलिटी है, ये हमारा धर्म है जो हमें उसको जिंदा रखने की ताकत देता है। मीडिया और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। आपकी सोसाइटी, कहते हैं ना कि सोसाइटी अच्छी नहीं थी इसलिए बच्चा बिगड़ गया, अक्सर सुनने को मिलता है। तो अगर सोसाइटी अच्छी नहीं होगी तो बच्चे को वास्तव में बिगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि समाज जो है वो वास्तव में प्रतिबिंब होता है, ठीक है, और बच्चा प्रतिबिंब में अपने आप को देखता है, बच्चा उसमें अपनी छवि देखता है और स्वयं का जो रोल एक आइडेंटिफिकेशन है वो करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज स्किल्स, यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड है बच्चे की, चॉम्स्की ने भी कहा था, तो उसके बाकी सारे के सारे जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं वो हैम्पर होंगे, वेदर इट इज मॉरल डेवलपमेंट और इट इज एनी अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो सेक्स और एज भी ऑब्वियसली इफेक्ट करती है। छोटे उम्र के बच्चों की मॉरलिटी अलग तरह की होगी। इस पर जो आज हम मॉरल डेवलपमेंट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट और फेमस थ्योरी करने जा रहे हैं कोहलरबर्ग की, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अर्ली चाइल्डहुड और मॉरल डेवलपमेंट को देखते हैं किस तरीके से इसमें बात होती है। तो जो बच्चे का अर्ली का जो चाइल्डहुड होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है कि प्री स्कूल एज, 2 से 6 वर्ष की आयु, जिसमें बच्चा घर में होता है और स्कूल आने से पहले की आयु है। इसमें फोकस किया जाता है ओबेडियंस एंड पनिशमेंट पे। बच्चे की जो मोरालिटी है वो सबसे ज़्यादा किस पे होती है, अपनी माता पिता का कहना मानना है, नहीं मानेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो सब बोलेंगे कि भाई इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये सबसे पहला इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी इसमें आ जाती है इमरजेंस ऑफ कंसाइंस एंड गिल्ट। अब जो इमरजेंस है इस कंसेंस की और गिल्ट की, इसमें क्या होता है कि बच्चा देखता है कि यदि उससे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अपने आप को गिल्टी फील करता है, कहीं ना कहीं उसको आत्मग्लानि अनुभव जो है वो होने लग पड़ती है इस अर्ली चाइल्डहुड एज में। इसमें क्या है, बिगिन अंडरस्टैंडिंग रूल्स थ्रू पेरेंट्स या अथॉरिटी। जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा, या मान लीजिए कोई पेरेंट्स किसी के नहीं है तो जो घर में उसका केयर गिवर होगा या उसका जो गार्जियन होगा, उसके माध्यम से उसको मॉरलिटी का या रूल्स का पता चलना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इमिटेटिव लर्निंग, बच्चा इसमें डेफवर्ड इमिटेशन, जो कि जीन पियाजे द्वारा दी गई एक बहुत ही बेहतरीन एक कंसेप्ट है, उससे भी होकर के गुजरता है। लगभग इसी इसी समय के दौरान 2 वर्ष के आसपास ये जो स्टेज है ये बच्चे की आती है डेफर्ड इमिटेशन की, जो कि बाद में क्लियर कट इमिटेशन में डेवलप हो जाती है। तो बच्चा जो है वो हम कहते हैं भी है कि नकलची होता है। यदि पेरेंट्स बुक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी बुक्स पढ़ेगा, पेरेंट्स मोबाइल फोन चला रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल फोन ही चलाएगा। तो लर्निंग बाय इमिटेशन इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब जीन पियाजे की थ्योरी की हम बात कर लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट को लेकर। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भले ही मॉरल डेवलपमेंट में सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वो कोहलरबर्ग का है, लेकिन लॉरेंस कोहलरबर्ग से भी पहले यदि किसी ने मॉरल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया था तो वो थे जीन पियाजे। He was the very first person who started working on moral development, but later left his work incomplete, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ज़्यादा हो गई और उसने इसी के फलस्वरूप उस पर अपना काम किया और एक फुल फ्लेज थ्योरी हमारे सामने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रेजेंट की। आइए, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मॉरल डेवलपमेंट की जो ये थ्योरी है इसको हम देखेंगे कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 2 स्टेजेस दी हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2।
और जो स्टेज 3 है वो एक ट्रांजिशन पीरियड इसमें उन्होंने इसको कहा है। अब देखिए इसको ध्यान से हम समझेंगे। स्टेज 1 जो है वो हेटेरोनोमस मोरालिटी इसको कहा गया है। इसके कितने नाम हैं? इसके लगभग जो है वो हमारे पास 4 नाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसका पहला नाम है उसी से स्पष्ट हो रहा है, हेटेरोनोमस। ठीक है, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो स्वचालित नहीं है, वो बाहर से, हेटेरो का मतलब होता है बाहर से उसके ऊपर मोरालिटी थोपी जाती है या उसको मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। इसको एक्सटर्नल मोरालिटी भी कहते हैं, यानी बाहरी नैतिकता। इसके बाद मोरल रियलिज्म कहते हैं इसे। मोरल रियलिज्म से अभिप्राय क्या हुआ कि इसमें जो मोरालिटी है वो रियलिज्म से जुड़ी हुई है, यानी कि वो पूर्व पर आधारित जो कन्वेंशंस हैं उससे बनी हुई है, और कहीं ना कहीं बच्चा उसको ऐसा मान के चलता है कि ये अथॉरिटी द्वारा कही गई बात है और मुझे इसको मानना ही पड़ेगा। और एक और नाम है इसका, वो है मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि बाधाओं से पैदा होने वाली आपकी नैतिकता। बच्चे पर जगह जगह पर बाधा लगाई जाती है, उसे कहा जाता है ऐसा नहीं करना है, ये करना गलत है, ये करना गलत है, मतलब कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर, और इन कंस्ट्रेंट्स के साथ सहारे ही बच्चा जो है वो मोरालिटी सीखता है। इसमें रूल्स फिक्स्ड होते हैं, बच्चे ऐसे मानते हैं। ओबीडियंस इसका एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पनिशमेंट ओरिएंटेड ये स्टेज जो है वो रहती है 4 से 7 वर्ष के बच्चों की। अब इसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो 10 से 14 वर्ष के बच्चों की है, जिसको ऑटोनोमस, हेटेरोनोमस का उल्टा है ऑटोनोमस। इसमें बच्चे जो हैं वो रूल्स को फिक्स्ड मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं मानते, वो समझते हैं कि रूल्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी अल्टर्ड इफ नीडेड। दूसरा, इसमें जो है वो इंटेंशंस जो हैं वो मैटर करती हैं, ना कि पनिशमेंट। मान लीजिए यदि इस स्टेज के बच्चों से एक प्रश्न पूछा जाए कि 2 बच्चे हैं, एक ने गलती से 5 गिलास तोड़ दिए क्योंकि वो बाहर से आ रहा था, उसके पैर के नीचे जो है वो कुछ आ गया और गलती से वो फिसल गया और 10 गिलास टूट गए। और एक बच्चा है, उसने जानबूझ के 1 गिलास तोड़ दिया। तो किस बच्चे को कैसी सजा मिलनी चाहिए? तो जो ये हेटेरोनोमस स्टेज वाले बच्चे हैं ये बोलेंगे कि 1 गिलास तोड़ने वाले को कम सजा, 10 गिलास तोड़ने वाले को ज्यादा सजा। जबकि स्टेज 2 के बच्चे जो ऑटोनोमस मोरालिटी में बिलीव करते हैं, इंटेंशंस जिनके लिए मैटर करती हैं, वो ये कहेंगे कि भैया इस स्थिति में 10 गिलास वाले बच्चे को या तो सजा बिल्कुल ना मिले, अगर मिले भी तो सबसे कम मिले, और 1 गिलास तोड़ने वाले को सजा ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जानबूझ के ये तोड़ा है। और दूसरा नाम जो है इसका ऑटोनोमस का, एक्सटर्नल से बिल्कुल एकदम ऑपोजिट इंटरनल मोरालिटी, रियलिज्म से रिलेटिविज्म, और मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट से मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन के रूप में हम देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जैसे कि ये चीज़ें सारी हो गई हैं, ऑटोनोमस मोरालिटी हमने देख लिया, रूल्स आर फ्लेक्सिबल, इंटेंशंस आर कंसीडर्ड, मोरल रिलेटिविज्म डेवलप्स। अब इसमें जो ये गैप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 से 10 साल का। तो प्याजे ने कहा कि इस स्टेज के जो बच्चे हैं, इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, वो कभी तो स्टेज 2 के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और कभी स्टेज 1 के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू particularly label them टू ए पर्टिकुलर स्टेज। इनको लेबल नहीं किया जा सकता कि ये स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है, तो इसीलिए इसको प्याजे ने नाम दिया ट्रांजिशन स्टेज। और जीन प्याजे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट भी है कि द प्रिंसिपल गोल ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट मैन हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। यानी कि शिक्षा का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत, शिरोमुखी सिद्धांत जो है, शिरोमणि सिद्धांत है, वो क्या है? ऐसे मेंस को क्रिएट करना, ऐसे मनुष्य बनाना जो कैपेबल हैं, जो योग्य हैं डूइंग न्यू थिंग्स, नई काम को करने के। अब हम लॉरेंस कोहलरबर्ग की थ्योरी को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीन प्याजे ने इसी जगह पर जो है वो अपनी थ्योरी को अधूरा छोड़ दिया और वो फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ गए। लेकिन उन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उनके स्टूडेंट लॉरेंस कोहलरबर्ग ने काम किया मॉरल डेवलपमेंट पे, और ऐसा काम किया कि जो मिसाल बन करके आज भी मॉरल डेवलपमेंट में मिसाल बन करके हमें हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में जो है वो स्थापित है। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने सबसे पहले मॉरल डायलेमा की बात की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में नैतिक चुनौतियां या नैतिक दुविधाएं होती हैं, जिनको मॉरल डायलेमा का नाम उन्होंने दिया। अब जो मॉरल डायलेमा है वो क्या होते हैं? सपोज कीजिए आपका किसी एक पर्टिकुलर डेट को, संडे है, उस दिन एग्जाम है,
और उसी दिन आपके किसी करीबी का मैरिज फंक्शन है, सपोज कि आपके कज़न का ही मैरिज फंक्शन है, आपके ऊपर फैमिली इन्फ्लुएंस है, आपके ऊपर लाइफ के एम का इन्फ्लुएंस है कि नहीं आपको पेपर देना है, हो सकता है आपकी फैमिली बोले मैरिज फंक्शन जरूरी है, या फिर वो भी आपको एग्जाम के लिए फोर्स करे, लाइफ का एम भी एग्जाम के लिए फोर्स कर रहा है, संडे को कोई आपका और भी प्लान हो सकता है, तो यू हैव अ मॉरल डायलेमाज लाइक दिस on every stage of your life, on every particular day, at least on every particular day you have a moral dilemma in front of you, whether it is small, big, माइक्रो मॉरल डायलेमा और मैक्रो मॉरल डायलेमा, पर ये आते ही आते हैं, कई बार एक दिन में ही कई सारे मॉरल डायलेमाज हमें मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है वो मॉरल रीजनिंग करनी पड़ती है, नैतिक तार्किक विश्लेषण करना पड़ता है, और मॉरल रीजनिंग है सोचना क्या सही है और क्या गलत है इस बारे में, क्या मैं एग्ज़ाम देने जाऊं या मैं मैरिज फंक्शन अटेंड करूं, मैं फैमिली का इन्फ्लुएंस को जो है वो ज़्यादा कंसिडर करूं, अपने लाइफ के एम को ज़्यादा कंसिडर करूं। तो ये राइट और रॉन्ग के बीच की जो चक्की है, इस चक्की में पिसता है इंसान, और इसे ही मॉरल रीजनिंग कहा है लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। अब कोहलबर्ग यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने हिंज डायलेमा करके एक डायलेमा तैयार किया और इस तरीके की बहुत सी दुविधाएं तैयार की। अब इस डायलेमा में क्या है, हिंज एक नाम का एक व्यक्ति है, एक 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 व्यक्ति है जो कि शादीशुदा है, मैरिड है, और उसकी एक वाइफ है जो बहुत सिक है, और वो सिक भी कैसी है, ऐसी बीमार है कि उसको कोई डेडली डिजीज हो गई है, ठीक है, मतलब लाइलाज बीमारी है, अगर उसको 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 बचाना बहुत मुश्किल है, और ये एक तरीके से घातक बीमारी है, लाइलाज तो नहीं बोल सकते, घातक बीमारी है। अब ऐसी स्थिति में उसको तलाश होती है एक केमिस्ट की। उस समय पर केमिस्ट जो है वो वैद्य के रूप में होते थे, है ना, तो अब वैद्य की उसको एक तलाश है, वो जाता है जो खुद दवाइयां बना करके तैयार कर रहे हैं, उसको एक वैद्य मिल भी जाता है। अब वैद्य ने क्या है, दवाई की कीमत रख दी है 20,000 रुपए, ठीक है, जबकि उस दवाई की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो केवल 5,000 रुपए है, यानी कि वो एक तो कॉस्ट से 15,000 रुपया ऊपर ले रहा है। लेकिन जो हिंज है उसके पास क्या है, 17,000 रुपए है मात्र, उसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है, लिटरली जो है वो उसके पैर पकड़ लेता है कि भाई मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे जो है वो मतलब एक बड़ी डेडली डिजीज है, तेरी दवाई से ही ठीक होगी, तो काइंडली काइंडली मेरी वाइफ के ऊपर जो है वो तरस खाओ और मुझे ये दवाई जो है वो दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन केमिस्ट फिर भी नहीं मानता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि उसके पास एक मोरल डायलेमा है। अब यही मोरल डायलेमा जो है वो लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या किया कि इसको अपनी लैब में अलग अलग एज ग्रुप के मतलब सब्जेक्ट्स को बुलाकर, सब्जेक्ट यानी कि इसमें मान लीजिए छोटी उम्र के बच्चे थे, फिर मध्यम उम्र के बच्चे थे, हर स्टेज के बच्चे इसमें उसने बुलाए, और उन बच्चों को ये डायलेमा दिया, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछे, जैसे अब हिंज क्या करेगा, क्या उसे अपने वाइफ को मरने देना चाहिए, क्या उसे दवाई चुरा लेनी चाहिए, या क्या केमिस्ट गलत कर रहा है दवाई को बहुत ज़्यादा महंगा बेच करके, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर अगर वो क्या दवाई चुराता है ये दवाई तो उसको जेल हो जाएगी। इस पर उस लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या देखा कि इस तरीके के डायलेमास जब प्रेजेंट किए गए तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, अपने एज स्टेज को ध्यान में रखते हुए, जो उस पर्टिकुलर एज की जो मोरालिटी लेवल था उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिए, और इसी चीज को पूरा उन्होंने कंबाइन करके क्या कर दिया, हमारे सामने एक थ्योरी रख दी जिसको कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलरबर्ग कहा जाता है। तो कोहलरबर्ग की जो ये थ्योरी है ये 3 लेवल्स में आगे चलती है, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसकी 6 स्टेजेस हैं, और ये पियाजे से इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल है इफ़ वी कंपेयर दिस थ्योरी विद पियाजे। पियाजे ने तो बीच में ही काम छोड़ दिया। अब देखिए, जो लॉरेंस कोहलरबर्ग है उसने 3 लेवल्स बनाए हैं। लेवल 1 जो है वो प्री कन्वेंशनल है। अब इसको आप समझिए, देखिए प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वर्ड जो है इसमें, इसका मतलब है कि परंपरा, परंपरा मतलब वो नियम वो सिद्धांत जो पहले से समाज में है, बड़े समय से चले आ रहे हैं, और इसमें मतलब कि इनको बदला नहीं जा सकता। अब प्री का मतलब है पहले, यानी वो स्टेज जिस वो मतलब कि लेवल जिसमें बच्चा इन कन्वेंशंस को जानता ही नहीं है, कुछ नहीं समझता है पीछे का, और ये प्री एडोलेसेंस स्टेज है। प्री एडोलेसेंस स्टेज का बच्चा जो प्री कन्वेंशनल होगा। अब कन्वेंशनल वो स्टेज लेवल आ गया जिसमें बच्चे को पता है कि नियम क्या है, कानून क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, और ये एडोलेसेंस एज आ गई, यानी कि ये कौन सी एज आ गई, 12 से 18 तक, और पीछे वाली कौन सी आ गई, 6 से 12 तक, और इसी तरीके से
पोस्ट कन्वेंशनल वो हो गई जो जिसमें बच्चे को अब कन्वेंशंस का तो पता चल ही गया, लेकिन अब वो उससे भी आगे बढ़ गया है, एडोलेसेंस से भी आगे बढ़ गया है, तो इसमें जो है वो बच्चा इनको समझने लग पड़ा है। अब इसके बाद जो है वो जीरो मोरालिटी है। अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो उसमें हमें जीरो मोरालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ये मोरली डेवलप नहीं है, इन बच्चों का मोरल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो ये जो बच्चे हैं ये मोरली डेवलप नहीं है। इसके बाद अगर हम कन्वेंशनल या एडोलेसेंस लेवल की बात करें, तो यहाँ की जो मोरालिटी है वो सोशल है। ये बच्चे सामाजिक नियमों और सिद्धांतों से ही अपनी मोरालिटी को डिसाइड करते हैं। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जो नियम उस समय प्रेवलेंट होते हैं, प्रचलित होते हैं, उन्हीं के आधार पर ये अपनी मोरालिटी को आगे बढ़ाते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चे सेल्फ या लर्नर सेल्फ मोरालिटी पर आगे बढ़ते हैं, यानी वो अपने खुद के नियम बनाने की भी जो है वो हिमाकत करना शुरू कर देते हैं या प्रयास करते हैं। दे इनिशिएट फॉर सेल्फ मोरालिटी इन एट दिस पर्टिकुलर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इसमें क्या है, देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें, तो इसको जब हम देखेंगे तो हमें इसकी स्टेजेस देखने को मिलेंगी। जो पहला लेवल है ना इसका, कन्वेंशनल से पहले वाला, प्री कन्वेंशनल यानी एडोलेसेंस से पहले वाला, प्री एडोलेसेंस। अब इसमें क्या है, स्टेज वन, दो स्टेजेस हैं। पहली है ओबेडियंस एंड पनिशमेंट, इसमें तो मोरालिटी है ही कोई नहीं बच्चों की। तो पहली स्टेज में बच्चे सिर्फ आज्ञा का पालन करना और उसके ना करने के बदले में पनिशमेंट मिलना, यही उनको लगता है कि मोरालिटी है। अगर हमने बड़ों की आज्ञा का पालन किया तो हम मॉरल हैं, नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है, जिसकी री की बात जो है वो बड़े पहले ही स्किनर ने कर दी थी, तो कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेट हो रही है चीज़। और अगर वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा तो उसको ओबेडियंस जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो ये आ गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज जो है वो इंडिविजुअलिज्म और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस या म्यूचुअल एक्सचेंज की है। इंडिविजुअलिज्म और म्यूचुअल एक्सचेंज का अभिप्राय ये है कि इसमें जो बच्चा है वो टिट फॉर टैट की स्थिति में आ जाता है, यानी हर व्यक्ति, बोलते हैं ना कि मुंह देख के थप्पड़ मारना। बच्चा इंडिविजुअली हर किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, किसी इंडिविजुअल के साथ किसी तरह का व्यवहार करेगा, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ किसी दूसरी तरह का व्यवहार जो है वो करेगा। और इसी तरीके से बच्चा देखेगा व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मैं किसी के साथ मॉरल बिहेवियर शो कर रहा हूँ तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर तो रिवॉर्ड मिल रहा है मतलब वो करेगा, नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेगा। दूसरा, अगर कोई मेरे साथ मॉरलिटी से बिहेवियर कर रहा है तो मैं भी दूसरे के प्रति अपना बिहेवियर मॉरल रखूंगा। तो ये एक दूसरी स्टेज जो है वो इसमें आती है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस म्यूचुअल एक्सचेंज की, जो कि कोहलरबर्ग ने अपनी प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत एनलिस्ट की हुई है। अब दूसरा देखिए, मैंने साथ में इन्फोग्राफिक्स भी इंसर्ट किए हैं, तो आप उसको साथ में उसको रेफर कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी स्टेज थी कन्वेंशनल यानी एडोलेसेंस लेवल। अब इसमें बच्चा, आपको पता ही है, एडोलेसेंस स्ट्रेस सिंड्रोम की है, स्टैनले हॉल ने कहा था, बड़ी एक ब्रिज है ये किसके बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो, इसकी पहली जो स्टेज है, या वैसे तीसरी है लेकिन इस लेवल की पहली स्टेज है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डेवलप करता है, यानी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ बेहतरीन इंटर रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप करता है। इसमें वो अप्रूवल चाहता है अपने प्रति दूसरों से, यानी वो चाहता है कि उसकी हर कोई उसको जो है वो अप्रेज करें, माने कि नहीं यार हाँ ये अच्छा है, ये जो कर रहा है ये ठीक है। और ये गुड बॉय वर्सेस बैड बॉय की स्टेज भी कही जा, गुड बॉय वर्सेस गुड गर्ल स्टेज भी इसको कहते हैं। अब इसमें गुड बॉय या जो गुड गर्ल है उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे ही बच्चे बनेंगे। ये किसकी नज़रों में गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की बात है, अपने पीयर्स की नज़रों में, अपनी कंपनी की नज़रों में, इंटरपर्सनल बात है। अगर उनकी कंपनी अच्छी है तो वो गुड बॉय बन जाएंगे, समाज की नज़रों में वो एक मॉरली मतलब गुड बॉय होंगे। और दूसरी स्थिति में अगर उनकी कंपनी अच्छी नहीं है, बैड कंपनी है, तो वो गुड बॉय तो होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पीयर्स की नज़रों में वो अच्छे होंगे, और बाकी समाज की नज़रों में उनकी मॉरलिटी जो है वो उस समय पर नेगेटिव हो जाएगी या वो बैड बॉय माने जाएंगे। लेकिन इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो इस स्टेज के बच्चे हैं उनको सिर्फ अपने पीयर्स से ही फर्क पड़ता है। हमने पढ़ा भी है एडोलेसेंस स्टेज में बच्चे पीयर्स से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कोहलबर्ग ने उसको बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिपिक्ट किया है। अब जो फोर्थ स्टेज है, दैट इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब इसमें बच्चा क्या करता है, सोशल लॉज को और अथॉरिटी को जो है वो रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो मानता है
कि अब जो सामाजिक नियम हैं वो समाज के भले के लिए होते हैं। इसमें आपने ध्यान में दी, या आपको याद भी होगा मैंने पिछली स्लाइड में कहा था कि कन्वेंशनल लेवल में जो बेस होता है मोरालिटी का वो सोसाइटी होता है। तो इसमें बच्चा सोसाइटी को ज़्यादा अपने दिमाग में रखता है कि भाई जो नियम और कानून बनाए हैं वो सोसाइटी ने बनाए हैं, वो बढ़िया है। जैसे टैक्स पे करने की बात है, तो बच्चा इस स्टेज का जो बच्चा है और जो मॉरली डेवलप्ड बच्चा होगा, दुनिया का कोई और आदमी टैक्स पे करे ना करे, कोई और आदमी जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे ना करे, ये ज़रूर फॉलो करेंगे। अब इसके बाद अंतिम जो इसमें लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको पोस्ट एडोलेसेंस भी कह सकते हैं। और इसमें जो फिफ्थ स्टेज आती है, इसकी पहली और ओवरऑल फिफ्थ स्टेज, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस इंडिविजुअल राइट। यानी कि जो सामाजिक अनुबंध है और व्यक्तिगत अधिकार हैं, उनमें किसी भी तरह का क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें जो सामाजिक नियम है वो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस स्टेज का जो बच्चा है जो पोस्ट कन्वेंशनल में पहुंच चुका है, उसको कन्वेंशन से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो नियम तोड़ने से भी हिचकते नहीं है। लॉज आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन बी चेंज। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने माना है कि ऐसा होगा इसलिए कर रहे हैं, जब हमें लगेगा इसकी जरूरत नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। जंपिंग रेड लाइट फॉर अ कॉज, इसमें देखिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यदि कोई बच्चा है इस स्टेज का, या कोई अडल्ट है या कोई लर्नर है इस स्टेज का, वो क्या शो करेगा इस स्टेज में। अगर मान लीजिए उसकी गाड़ी में कोई ऐसी सीरियस जो है वो कोई पेशेंट है, कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, और उसको लगता है कि इसकी जान बचानी है और मैं इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाऊं, और इन बिटवीन बीच में रेड लाइट आ जाती है। अब रेड लाइट को जंप करना तो कानूनी जुर्म है, इसके लिए सजा भी मिलेगी, लेकिन ये बच्चा इस स्थिति में उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा और इंडिविजुअल राइट जो है उस व्यक्ति का जो इंजर्ड है उसके लिए जो है वो उसको रेड लाइट को भी तोड़ने से गुरेज नहीं करेगा। अब इसकी जो हाईएस्ट स्टेज है, देखिए कहाँ तक बच्चा पहुंच गया, कहाँ वो सिर्फ और सिर्फ मार से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए मोरालिटी को मान रहा था। फिफ्थ स्टेज में देखिए किस तरीके से अब उसने उस मोरालिटी को ही, यदि उसको लगे कि ये व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है, तो उसको तोड़ने के लिए राजी हो गया। अब सिक्स्थ स्टेज में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है, और बहुत कम लोग इस स्टेज में पहुंच पाते हैं। अब ये जो स्टेज है, इसमें क्या होता है कि मोरल रीजनिंग हो जाती है एथिकल प्रिंसिपल्स के बेस पर, और इसमें आप भगत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हाईएस्ट लेवल है, यानी कि एक सही कॉज के लिए अपनी जान तक देने को जो है वो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाता है। जैसे भगत सिंह जी का कॉज था देश में आज़ादी की चिंगारी को भड़काना, देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, तो उन्होंने इसके लिए क्या रास्ता अपनाया आप सभी जानते हैं। असेंबली में बम उन्होंने जो गिराए, हालांकि बम में जो वो सिर्फ आवाज थी और धुआं था, उसमें विस्फोटक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो इलीगल एक्टिविटी की। क्यों? क्योंकि उनका एक कॉज था, और वो एक इस लेवल पर पहुंच चुके थे मोरालिटी के कि उससे ऊपर शायद ही कोई लेवल है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें इस तरीके के एग्जाम्पल्स से काफ़ी सरलता हो सकती है इसको समझने की। और ये इन्फोग्राफिक्स भी आपके सामने देखिए, पहले बच्चा सिर्फ अवॉइड करता है पनिशमेंट को, 3 से 7 साल की एज है, फिर सेल्फ इंटरेस्ट है, फिर गुड बॉय एटीट्यूड है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और लास्ट में जो प्रिंसिपल्स पे वो बच्चा चलता है, अपने सिद्धांतों पे चलता है। आपने देखा होगा स्कूल में कई ऐसे टीचर्स होते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत सिद्धांतवादी हैं, ये तो जरा भी गलत काम नहीं करने देते, एग्जाम में चीटिंग नहीं करने देते, गर्दन पीछे नहीं करने देते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो बेसिकली ये लोग जो है वो इस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, दैट्स वाई दे आर सो स्ट्रिक्ट विद देयर मोरल वैल्यूज। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक बड़ी अच्छी यहाँ पर कोट है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। तो ये जो ट्रू कैरेक्टर की बात है, ये हमें कोहलबर्ग की इस थ्योरी से समझ आ रहा है कि कैसे कैसे विद द पास पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमें मतलब बच्चों में देखने को मिलती है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसको उसको जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट हम दें, वो फैक्टर्स जिसकी हमने पीछे बात की, उन फैक्टर्स को हम ज़्यादा इफेक्ट ना करने दें नेगेटिवली इस मॉरल डेवलपमेंट को, तब जाकर के ऐसा होगा। ये मैंने एक कंपैरिजन किया है, इसको आप देख सकते हैं, और इसमें आप जो है वो मतलब इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, देखिए अब इसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि प्याजे की जो स्टेजेस हैं मे नॉट बी डिस्टिंक्ट और यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती है, और प्याजे की जो थ्योरीज है वो तो वैसे भी इनकम्प्लीट है। कोहलबर्ग को किस लिए क्रिटिसाइज किया गया है? जेंडर बाइसनेस के लिए। कैरोल गिलिगन का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली आता है, उसने जेंडर पर्सपेक्टिव को यहाँ पर रखा है,
वो कहती हैं, वो इन्हीं की स्टूडेंट थी बेसिकली, और फिर इन्हीं के साथ मिलकर के उन्होंने पीएचडी की सारा काम किया, और बाद में उन्होंने देखा कि इन्होंने अपने इस थ्योरी में जो भी रिस्पोंडेंट्स बुलाए उस हिंज डायलेमा के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, उनमें जो मेल तो जो है वो थे सिर्फ, लेकिन फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें जेंडर पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया गया है, और कैरल गिलिगन ने ये वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इसका क्रिटिसिज्म जो है वो किया, और कहा कि इसमें केयर पर्सपेक्टिव को फीमेल्स के ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरा, इसमें वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म की बात आ जाती है, तो कल्चरल बाइसनेस है, क्योंकि वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म का जो कंसेप्ट है वो कुछ और है, और भारत में तो जो है वो हम समझते हैं, अब आपको पता ही है कि वसुधैव कुटुंबकम है ना, अतिथि देवो भव, इस तरीके की जो एक हमारी संस्कृति है, तो इसमें कई बार कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं हो पाती है, ऑल्दो इट इज़ वेरी मच implicable in education, but still every theory has its own criticism and limitations. अब आ गया कि emphasis on reasoning over action. इसमें रीजनिंग को जो है वो एक्शन से ज़्यादा महत्व दे दिया गया है, जबकि हम समझते हैं कि रीजनिंग हम कुछ, जैसे मान लीजिए अगर मैं देखूं कि मैं किसी स्कूल में प्रिंसिपल हूं, और वहां पर गलती से मेरा ही कोई रिलेटिव पेपर देने आ जाता है, तो हो सकता है कि वो प्रिंसिपल जो है या मैं जो हूं वो वहां पर सोचूं कुछ और लेकिन करूं कुछ और। करनी और कथनी में फ़र्क इसी को कहते हैं। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स में भी इस तरीके की जो है वो कई बार उनके ऊपर आक्षेप लगते हैं, या ऐसा जो है वो उनको उनके बारे में कहा जाता है कथित तौर पर। तो ये एक हम देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि रीजनिंग को इसमें ज़्यादा महत्व दे दिया गया है, लेकिन हो सकता है रीजनिंग हम कुछ भी करें, एक्शन हमारा इमोरल ही रहे। माइक्रो मॉरल इश्यूज को इसमें इग्नोर किया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, जान दे देनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन छोटी छोटे मॉरल इश्यूज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको इसमें इग्नोर कर दिया गया है। तो ये एक सोचने वाली बात है थोड़ी सी, और ये अंडर एस्टिमेट कर देता है छोटे बच्चों को। ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चों में भी बहुत, जैसे आप भगत सिंह की बात करें तो उनमें देश के लिए जान देने का जज्बा उसी समय से आ गया था जब वो एक छोटे से बच्चे थे, टीनेजर थे। ठीक है, इसी तरह से और भी हमारे ऐसे बहुत से महानुभाव हुए, बच्चों को गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, इंडिया में अब्रॉड भी मिलते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो इस तरीके की गैलेंट्रिज्म शो करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तभी उनको वो मिलते हैं। तो अंडर एस्टिमेट किया गया यंग चिल्ड्रंस को, तो वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी अचीव कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट देयर एज। इसमें कंटेक्स्ट को इग्नोर किया गया, कंटेक्स्ट से नेचुरली मोरालिटी बदल जाती है। ठीक है, जब किसी अपने का मतलब अपने ऊपर बात आती है तो मोरालिटी कुछ और होती है, दूसरों पे बात आती है तो मोरालिटी कुछ और होती है। इसी तरीके से फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी है। अब कोई कितना ही मॉरल क्यों ना हो, बोलते हैं ना कि इंसान कहीं नहीं हारता लेकिन अपनी औलाद के आगे हार जाता है, तो फैमिली इन्फ्लुएंस भी कई बार मैटर करता है। तो ये इस तरीके के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसको कोहलबर्ग ने थोड़ा सा इग्नोर किया है, इसीलिए इसकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला। और इस क्रिटिसिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो है वो कैरल गिलिगन का है, जिसको कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है। अब देखिए, वेज टू प्रमोट मोरल डेवलपमेंट, इस थ्योरी को ध्यान में रखकर ही देखिए, मॉडल एथिकल बिहेवियर यदि हमारा होगा तो बच्चे देखकर सीखेंगे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। उसके तरीके से हम एनकरेज कर सकते हैं एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग को। यूज मोरल डायलेमाज एंड डिस्कशंस, बच्चों के साथ इस तरीके के डायलेमाज हम रख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों के सामने कोई परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस किए जा सकते हैं, डिस्कशंस किए जा सकते हैं। इससे बच्चा मोटिवेट होगा, उसको मोरल रीजनिंग का एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे मोरल रीजनिंग की जाती है। इस तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, स्किनर का यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और मोरल एक्शंस के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए, और रीइंफोर्समेंट स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे ने कोई नैतिकता से भरा हुआ कार्य किया, जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, और वो उसको पुलिस में या किसी उसके सही मालिक के पास पहुंचा देता है, तो कई बार उसको ना कुछ पैसे इनाम में दिए जाते हैं। वो क्या है? वो रीइंफोर्समेंट है, वो एक नेचुरली हमारी इंस्टिंक्ट है कि हम देते हैं, ताकि आगे भी जो समाज में ये एक अच्छाई है वो ऐसे ही चलती रहे। या अगर वो पैसे नहीं लेता तो उसकी प्रेज की जाती है, पूरे गांव में उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है। ये चीज़ें हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से जुड़ी हुई। अपॉर्चुनिटीज़ देनी है बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को का वहन करने की। इसमें हमें ऑन इनकॉर्पोरेट करना है वैल्यू एजुकेशन को करिकुलम में। तो इसकी मैं पहले बात कर चुका, यदि स्कूल में मॉरल एजुकेशन नहीं होगी, नैतिक शिक्षा नहीं होगी, और नैतिक शिक्षा किताबों में नहीं होनी चाहिए, करिकुलम में होनी चाहिए। देखिए, इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यू एजुकेशन इन बुक्स इज डिफरेंट
एंड इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यू एजुकेशन इन करिकुलम इज डिफरेंट। तो हमें करिकुलम में उसको डालना है, को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ, करिकुलर एक्टिविटीज के साथ उसको जोड़ना है। ये नहीं कि बुक्स में उसका कोई चैप्टर डालना है, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन चैप्टर्स पढ़ के कभी मॉरलिटी नहीं आती। दीज आर वैल्यूज एंड वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट and further they are inculcated. So we have to either inculcate the values or either the values are to be caught by the learner themselves. तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मॉरल डेवलपमेंट एसेंशियल है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल एज वेल एज अदर फैक्टर्स। पियाजे और कोहलरबर्ग ने एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें शुरुआत तो पियाजे ने की, लेकिन बाद में किसी कारणवश छोड़ दिया, इनका इंटरेस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ गया। कोहलरबर्ग ने उसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया, बल्कि एक बड़ी ही डिटेल्ड और अलग तरह की जो है वो हमारे सामने फ्रेमवर्क थ्योरी रखी। एडुकेटर्स प्ले अ की रोल इन शेपिंग मॉरल वैल्यूज। और थियोडोर रूजवेल्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोट है कि टू एडुकेट अ पर्सन इन माइंड एंड नोट इन मॉरल्स इज टू क्रिएट अ मेंस टू सोसाइटी। अगर किसी व्यक्ति को हम सिर्फ उसके मस्तिष्क को एडुकेट कर देते हैं, उसमें मॉरल वैल्यूज हम नहीं डालते हैं, तो हम सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ कचरा भेज रहे हैं। एक मतलब कि कॉग्निटिव डोमेन हमने कितना ही उसका विकसित कर दिया गया हो, लेकिन अगर उसका अफेक्टिव और मोरल डोमेन डेवलप नहीं हुआ है तो वो सिर्फ एक कचरे के समान है। एक वैज्ञानिक जो बहुत 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 इंटेलेक्चुअल है, कुछ भी इन्वेंट कर सकता है, लेकिन उसमें मॉरलिटी नहीं है, तो वो जो मैन काइंड है, ह्यूमन रेस है, उसके डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। तो हमें ऐसे इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए जो मॉरलिटी से दूर हो। हमें ऐसे कम इंटेलिजेंट लोग चल सकते हैं जो मॉरल हो, पर ऐसे हाईली इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए जो मॉरल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना है थियोडोर रूजवेल्ट का, जो कि एकदम सही है। लास्ट में एक होम टेकिंग मैसेज, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आज का होम टेकिंग मैसेज है, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हार जब हम मानते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमी है। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। और हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में सफलता का सबसे निश्चित तरीका यही है कि जब हम हार मारने लगें तब बस एक और बार हमें कोशिश करनी है। जब जब हम हार मानने लगें तब तब हमें एक और प्रयास करना है। थॉमस एडिसन ये स्वयं इसके जीते जागते उदाहरण है। इन्होंने इस थॉट को जिया है, इन्होंने इस थॉट को एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है। 1000 बार हारने के बाद यदि कोई बल्ब की खोज करता है तो वो कोई छोटी बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी है, बट कहते हैं कि गुणवत्ता जो है वो फिर क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी के साथ नहीं आ सकती है। अगर क्वांटिटी कम करनी है, मुझे मिनट्स कम करने हैं, तो फिर मुझे थोड़ी सी क्वालिटी भी कम करनी पड़ेगी। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।